नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर भारत में लगातार मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद में आज जब ये मुद्दा उठा तो बीजेपी ने विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। बांग्लादेश के बहाने देश में हिंदू मुस्लिम हितों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पालेबंदी के हालात हैं। लोकसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा। अनुराग ने कहा, जब गाजा में मुस्लिमों पर हमले होते हैं तो कांग्रेस पार्टी फौरन बयान जारी करती है, चिंता जाहिर करती है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो आपकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये कैसी जमात है जो पूरी दुनिया के मुस्लिमों की चिंता करती है लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार हो तो चुप्पी साध लेती है? बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी सरकार से कोई बड़ी चूक हो गई है? जिस तरह से इतने सालों तक मोदी सरकार ने बांग्लादेश का पूरा समर्थन किया और आज हालात ये हैं कि वहां की अंतरिम सरकार हिंदुओं को बचाने के लिए कोई भरोसा देने तक को तैयार नहीं है। अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए मोहम्मद यूनुस अपने बयानों में आरक्षण खिलाफ आंदोलन चलाने वाले छात्रों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन हिंसा रोकने के लिए उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं जारी किया। क्या इस पर कड़ाई से निपटने की जरूरत नहीं है? इसी तरह सरकार जब वक्फ बिल लेकर आई तो उसे जेपीसी के हवाले करना पड़ा और आज जेडीयू की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने मंदिर और मठों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। इसके तहत गैर रजिस्टर्ड मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है। तो क्या जेडीयू मुस्लिम वोटरों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम सभी धर्मों को लेकर एक ही कायदा बनाने में भरोसा रखते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। इससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहां पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। देखिए, खुशी का बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ और आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का, ऑल इंडिया सूफी सजादा नसीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सजादा नसीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले। मेरा पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया और साथ साथ में सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार जरूर ध्यान दे और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन पत्र मुझे दिया है और चर्चा भी हुई है। तो हमारा, जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप है, सबको जगह मिलने के लिए और खास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं
मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखे। और हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है, आज मुझे जो मिले हैं वो लगभग 800 दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में है, उनका बिहाफ से मुझे एक पत्र भी दिया है और डिस्कशन के दौरान मुद्दे भी सामने में रखे। बहुत स्पष्ट है, ये संसदीय परंपरा भी है, नजीर भी है और स्पष्ट आश्वासन भी है सदन के अंदर कि नेता विरोधी दल और नेता सदन जब सदन में कोई बात अपनी रखना चाहें उन्हें और संसदों पर तरजीह मिलती है, प्राथमिकता मिलती है। परंतु इधर काफी दिनों से ऐसा हो रहा है कि हमारे नेता विरोधी दल, जिनको 50 वर्ष का संसदीय अनुभव है, जिनका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि किसी तरह देश की पीड़ित, शोषित गरीबों की आवाज वो उठाएं, पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, पहले बात अपनी रख नहीं पाते, उसके पहले माइक बंद हो जाता है। तो अगर बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, जैसा अजय भाई ने कहा, संपूर्ण विपक्ष की और संपूर्ण देश की और लोकतंत्र की। तो जिस तरह से लेकर हिंदू मुस्लिम लगातार संसद से लेकर तमाम मुद्दों पर, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड की बात हो, तमाम पक्ष और विपक्ष के बीच में पाला खिंचा हुआ है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपनी शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए हैं। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस ही देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत,
उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा बिलासपुर गुरुग्राम। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह संसद का आज सत्र का आखिरी दिन था और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और उसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति पर लगातार चिंता जता रही है बीजेपी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई जो है लगातार उस पर बयान नहीं आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि अगर गाजा में रहने वाले मुस्लिमों पर कोई दिक्कत आती है तो कांग्रेस और दूसरी पक्षी पार्टियां लगातार चिंता जाहिर करती हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत आज खराब है, बुरी है, उन पे हमले हो रहे हैं तो कोई चिंता जाहिर करने वाला नहीं, कोई बयान जाहिर करने वाला नहीं। ये पक्षपात क्यों है आखिर? ये कैसी सोच है? जब वक्फ बोर्ड की बात आती है, उसके बिल पर बात आती है तो उस पर क्या प्रावधान है, इस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। प्रदीप भटनागर जी है, नेता बीजेपी के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान प्रकाश शुक्ला है, नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान जी। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। सबसे पहले ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से संसद में आज अनुराग ठाकुर ने सीधे राहुल गांधी जी का नाम लिया और कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं की जो हालत है, जो हमले हो रहे हैं, उस पर आप लोग कोई बयान जाहिर नहीं करते, आपको कोई चिंता नहीं होती, लेकिन गाजा में अगर कोई मुस्लिमों पर कोई हमला हो जाए, कोई परेशानी आ जाए तो फौरन आप लोग परेशान हो जाते हैं। परेशानी समझ जा सकती है। क्या ये विशुद्ध वोट बैंक का मामला है? क्या आपको बाकियों से कोई मतलब नहीं, देश के बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं से कोई चिंता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दिक्कत ये है कि इन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ककाहरा भी नहीं है। जब कांग्रेस हो या ऑल अपोजिशन, जो भी विपक्ष के सांसद हैं, विपक्ष के लीडर्स हैं, विपक्षी दल है, जब सभी ने समेत स्वर से कह दिया पहले ही कि बांग्लादेश के मामले में स्टैंड भारत सरकार का होगा, जो प्रधानमंत्री जी का स्टैंड होगा, समूचा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया यूनुस साहब को मुबारकबाद दी और ये चिंता जताई कि भारत इस बात पर चिंतित है कि वहां के हिंदू समुदाय पर या मंदिरों पर हमला हो रहा है, तो चिंता समूचे भारत की हो गई। तो उस पर पक्ष और विपक्ष की बात कहां से आ गई? अनुराग ठाकुर जी को दरअसल अपनी नौकरी वापस लेने की परेशानी उनके सामने ज्यादा इस समय है। वो लोकसभा में विपक्ष को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, खास करके राहुल गांधी जी का नाम इसलिए वो ले रहे हैं कि वो किसी तरह हाईलाइटेड होते रहे और मोदी जी की नजरों में जो उनका ग्राफ गिरा हुआ है फिर से कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए, मेंटेन हो जाए, और उनकी मंत्री वाली जो नौकरी है वो हो सकता है उसको दोबारा पा जाएंगे। जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में समझ नहीं रखते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। कोई भी देश हो, जब उसके यहाँ आंतरिक स्थिति खराब होती है, बांग्लादेश हो, गाजा हो, कोई भी राष्ट्र हो, हमारा खुद का भारत राष्ट्र हो, हम एक क्लियर स्टैंड लेते हैं कि कश्मीर का मामला हमारा अंदरूनी मामला है, अरुणाचल का मामला हमारा अंदरूनी मामला है, हम किसी विदेशी बयान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस समय जब वहां पे एक अस्थिरता है बांग्लादेश में, वहां एक माहौल खराब है, और आप जब जो गाजा कह रहे हैं पे, कि ज्ञान प्रकाश जी, जब गाजा पर जो मुस्लिमों पे हमले होते हैं, जब बाकी देशों में कोई परेशानी आती है, तब अंतर्राष्ट्रीय मामले कहाँ चले जाते हैं? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मसले पर जब सरकार खामोश होगी, जब सरकार क्लियर स्टैंड नहीं ले पाती है और जहां पे सर्वदलीय सहमति नहीं बन पाती है, वहां पे सत्ता और विपक्ष के अलग अलग स्टैंड हो सकते हैं, होते रहे। लेकिन इस बांग्लादेश के मुद्दे पर शुरू में ही पूरे विपक्ष ने संसद में कह दिया, सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि हम पूरी तरीके से दृढ़ता से भारत सरकार के साथ हैं। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में इस बात की चिंता जाहिर तो की थी ना कि बांग्लादेश में जो भारतीय है 19,000, अब मैं उसे हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहता। भारतीय जनता पार्टी
को हर मुद्दे पे वोट बैंक की चिंता रहती है, हर मुद्दे पर उनको ये लगता है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम किया जाए, अगड़ा पिछड़ा किया जाए, उसमें वो सफल खैर नहीं हो पाते। तो वो एक टारगेट अगर हम किसी एक कौम पर करेंगे तो हमारे सामने जो दिक्कत वहां बांग्लादेश में और बढ़ेगी। हम बात करें पूरे हिंदुस्तानियों की, जो 19,000 वहां भारतीय हैं, हम एक एक हिंदुस्तानी की सुरक्षा चाहते हैं, हम एक एक हिंदुस्तानी का सम्मान वहां पे बना रहे इसके लिए चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है, जैसा कि लोगों के अनुसार सुना जा रहा है, मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है, अगर उन्होंने चिंता व्यक्त की है तो पूरे हिंदुस्तान की चिंता है, इसमें विपक्ष भी है, पक्ष भी है, और हमने सरकार के पक्ष को कहीं से असहमति का स्वर नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन आप हर मुद्दे को वोट बैंक पे ले जा रहे हैं, ये आपकी बुद्धि का जो शरण है, इसका दोष है, इसमें किसी अन्य का दोष नहीं हो सकता। ठीक है। प्रदीप भटनागर जी, सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या, हमने तो सारा अधिकार आपको दे दिया है, आप लोग कुछ कर नहीं पाए, आप लोग ना शेख हसीना सरकार को बचा पाए, न सही समय पर अलर्ट दे पाए, न कोई कदम उठा पाए, और न अब वह हिंदुओं की रक्षा करवा पा रहे हैं। मेरे हाथ में क्या है साहब? ये क्या है मेरे हाथ में? आपके हाथ में तिरंगा है और इसके नीचे 140 करोड़ जनता रहती है। सही कह रहा हूँ ना? और इसकी सुरक्षा के लिए एक एक बच्चा अपनी आहुति दे सकता है। ये केवल एक राहुल गांधी जी को छोड़कर। राहुल गांधी को छोड़ रहे हैं आप, वो कौन से तिरंगे का सम्मान नहीं करते? मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, आपकी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, आज मैं अगर विडंबना बता दूं तो कि अमेरिका जैसे एक विदेश के अंदर बैठे, जो कि हमें बैड कहते हैं, गरीब कहते हैं, आज उनकी पार्लियामेंट के अंदर विरोध हुआ है और वहां के सांसदों ने उठाया, खुल के उठाया और बोले भी। एक भारतीय सांसद ऐसी है कि एक की आवाज में आई, सबने बधाई दी जो नई सरकार बांग्लादेश के अंदर आई, मगर देश के एक भी विपक्षी नेता, राहुल गांधी हो चाहे जितने भी हो, सबने पश्चिम बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री बने उनको सबने बधाई दी, मगर एक ने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक बन के रहता है, जिनको आपने अल्पसंख्यक नीचा दर्जा दे रखा है, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या किया। आज सवाल ये है, आज इस सवालों पर जवाब, ये सवाल ये बनता ही है, और मैं समझ चाहता हूँ, मेरा निवेदन भी है कि इसी सवाल पर टिके रहे और इसी सवाल पे ही बोले आज सारे। क्या किसी ने भी एक बार बोला? लेकिन प्रदीप भटनागर जी वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कहे कि हम जो, मैं सब सुना इन्हें, मैंने अच्छी तरह सुना। मैंने आज से पहले तो कभी प्रधानमंत्री के हित में नहीं बोले, साथ में खड़े हो गए, हर चीज में इन्होंने विरोध करा। फिलिस्तीन को लेकर इन्होंने क्या क्या कटाक्ष करा कि आप इसराइल की मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, क्या क्या ताने नहीं दिए इन लोगों बैठ के। जो राजनीति को एक नीच प्रवृत्ति के जिन्होंने बैठ के आज बना दिया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, आज मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ इस चीज के बारे में कि आपको वो हिंदू नजर नहीं आते? आज बांग्लादेश का क्या हाल है, आज आज श्रीलंका का क्या हाल है, आज पाकिस्तान का क्या हाल है, आज अफगानिस्तान का क्या हाल है, नेपाल का क्या हाल है, और म्यांमार का क्या हाल है। आप देखिए कि अंग्रेज जब गए, इन गांधी परिवार की सलाह से कितने हमारे राज्य अलग कर गए, जो आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इस पे कोई नहीं बोलेगा, आज इसके लिए किसी की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू तो वोट बैंक है, वो तो शांत है। जो आहिशाशुर क्या कहते हैं, इन्होंने बड़े लैंग्वेज रख रखी है, और हिंदू तो वैसे भी आतंकवादी है, और वो शायद बांग्लादेश में जो रह रहे हैं वो भी शायद आतंकवादी होंगे राहुल गांधी की निगाह में, और वो जिन्हें मारा जा रहा है, और जिन्होंने पूरे देश को, जिस गरीब देश को, जिस प्रधानमंत्री ने कहां से कहां पहुंचा दिया, जो एक कटोरा लेके घूमता था पूरे विश्व के अंदर, आज वहां मेट्रो चलती है, आज व्यापार में आगे लिया है, आज हर चीज में आगे लिया है। क्या हुआ? प्रदीप जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। जब भारत इतना वहां पर काम किए हैं तो सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान तो वोट बैंक है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनके लिए मुसलमान जो है एक वोट बैंक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप बताइए, मैंने अभी बड़ा अच्छी बात कही कि इन्होंने एक बार ये कही कि आपके जो हिंदू रह रहे अल्पसंख्यक बन गए, आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। बताइए, किसी ने एक पार्लियामेंट में बोला हो तो बताइए, केवल एक मुसलमान नाराज ना हो जाए देश में। क्यों? वो हिंदू कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश जाएंगे। बांग्लादेश के अलावा कौन ले लेगा उनको? म्यांमार ले लेगा, पाकिस्तान ले लेगा, अफगानिस्तान ले लेगा, 57 कंट्रियां को ले लेगा। जो शेख हसीना जैसी जो आज जो पूर्व प्रधानमंत्री बन गई हैं, उनको ब्रिटेन अमेरिका ने मना कर दिया। हिंदुओं की तो बात छोड़िए, कौन बात करेगा हिंदुओं की? और हमें कह रहे हैं कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग
अगर हिंदू हित की बात करते हैं तो हम लोग हिंदू ठीक है प्रदीप जी, आप बात को गोलमोल घुमा रहे हैं। ठीक है सर एक सेकंड, मैं गोलमोल नहीं घुमा रहा, बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जो पूरे विश्व में हिंदू रहते हैं उनके लिए खड़ी है, साथ खड़ी है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, एक बयान सबके लिए फिर आता हूं। अमिताभ कुमार जी, आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है जिस तरह से बांग्लादेश पे स्टैंड लेना चाहिए था वो ले पाई है? देखिए, पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि देश के जो हिंदू हैं वो इस बात को समझ ले कि इस देश का जो विपक्ष है उसकी आंखों के सामने अगर तुम काटे जाओगे तो भी वो उफ़ नहीं करेंगे। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उनका एक वोट भी जाना नहीं चाहिए जो मुसलमान उन्हें देता है। इतने शर्म की बात है कि इनसे दो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं कि वहां पे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना वहां की सरकार का धर्म। उल्टे जो बातें सुन रहा हूं इनके नेताओं की, उन्हें अफसोस हो रहा है कि भारत में बांग्लादेश की तरह अराजकता और दंगा फैलाया नहीं जा पाया। इनकी कोशिश थी। इनके नेताओं के बयान सुनिए कि कैसे शाहीन बाग आंदोलन और किसान आंदोलन जो है वो सब कोशिशें थी इनकी। इनके नेता विदेश में जाकर के जो टूल किटिए हैं उनसे मिलते रहे और वो ग्रेटा थनबर्ग का टूल किट जो उजागर हुआ था उसमें सबने, सारे देश ने देखा था। तो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो मैं बहुत स्पष्ट हूं कि इस देश के हिंदुओं को समझ लेना चाहिए, ये तुम्हें दंगाई और तुम्हें हिंसक और तुम्हें धर्म को लेकर के बार बार बोलने वाला बताएंगे और तुम्हें ही कटने को मजबूर किया जाएगा। वैसे भी तुम काफिर हो और काबिले कत्ल हो। ये घोषित है, वो रोज पढ़ते हैं और रोज तय करते हैं और ये लोग उनके साथ खड़े हैं। इनकी क्षमता नहीं है कि खड़े होकर अमिताभ कुमार जी समाज का हर नागरिक, अमिताभ कुमार जी, बांग्लादेश के मामले में किसी ने बयान जारी नहीं किया विपक्ष ने। सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पे कदम उठाए? वो कह रहे हैं हम तो सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है उस पर जांच के लिए, और सरकार ने कहा भी है, ठीक है कि सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, दूसरा देश है, लेकिन सरकार ने कहा है। इनकी जुबान को ताला क्यों लग गया है? इतनी बेशर्मी। अरे भाई, आपका एक जो वहां पे अल्पसंख्यक वर्ग का है जो इसी देश का कभी नागरिक रहा है, जो उसके बारे में दो शब्द नहीं बोल सकते, और आतंकवादी मारे जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, अपराधी मारे जाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। मुझे आश्चर्य है। इनको शर्म के लिए भी नहीं कहना है, बल्कि हिंदुओं को सावधान करना है कि भैया तुम अब इस देश के नागरिक नहीं रहोगे अगर ये कभी सत्ता में आते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह जान लो, क्योंकि ये सत्ता में नहीं आएंगे तो बांग्लादेश की तरह षड्यंत्र करके इस देश के भी अराजक तत्वों को, आतंकवादी तत्वों को पूरे देश में आग लगाने के लिए ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और सबके सामने रिपोर्ट हैं, ये लोग जाकर के अमेरिका, इंग्लैंड। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, आता हूँ लौट के। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए।
ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए हैं। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और देश में चल रही हिंदू मुस्लिम सियासत में आखिरकार क्या निकल के आने वाला है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप भटनागर जी हैं, नेता बीजेपी के, ज्ञान प्रकाश शुक्ला हैं, नेता कांग्रेस के, डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और अमिताभ कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, जिस तरह से बांग्लादेश के मौजूदा हालात हैं और वहाँ लगातार इतने दिनों बाद भी हिंसा रुक नहीं पा रही है और हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो उसने उठाए, जबकि भारत के बहुत सारे हित वहाँ जुड़े हुए हैं और भारत ने बहुत सारा काम बांग्लादेश के लिए किया है, बावजूद उसके आज हमारे देश में बांग्लादेश के नाम पर एक असहायता दिखाई दे रही है। सरकार की कमेटी बना के किनारे हो गई है, क्या कहिएगा आप? देखिए, आपने शुरू में जो बात बताई कि 2 स्थितियां, एक भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एक बांग्लादेश की स्थिति। बांग्लादेश में 4 दिन तक अराजक स्थिति रही, उसको हम हिंदू मुस्लिम के दृष्टिकोण से नहीं देखे, वहां का राजनीतिक संकट देखते हैं। और उसमें जितने मरे हैं 550 के करीब की हत्याएं हुई, उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम हैं, हिंदू नहीं है। और जितना प्रॉपर्टी का वहाँ डैमेज हुआ है वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी का भी हुआ है, हिंदुओं का नहीं हुआ है। हाँ, ये सही है कि हमारे सांस्कृतिक केंद्र को आग लगा दी। और वहाँ जो भारत के कंसर्न है, सरोकार हैं, वो 2 हैं। एक तो ये है कि वहाँ भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे विदेश मंत्री ने बताया कि 19,000 के करीब हैं, उनमें आधे से ज्यादा भारत लौट आए हैं। दूसरे वहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से संसद में ये कहा है कि हम जो अल्पसंख्यकों के घर हैं या जो दूसरे कॉमन प्लेसेस जैसे मंदिर हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए वहाँ की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर वगैरह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त प्रयास नहीं है। तो हमारा विदेश मंत्रालय सतर्क है और वहाँ की सरकार के तट में है। दूसरा, हमारे गृह मंत्रालय ने ऑलरेडी एक कमेटी बना दी है 5 अधिकारियों की। वो जो कमेटी बनी है वो बॉर्डर पे जो हालात बिगड़ रहे हैं उनको नियंत्रण करेगी और जो अल्पसंख्यकों की स्थिति है उस पर भी ध्यान रखेगी। तो हमारी सरकार पूर्णतः सक्रिय है। अब जो अंतिम वो सवाल था वो है, हमारे माननीय सांसद अनुराग जी ने जिस तरह का कहा वो आंतरिक हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम राजनीति को लेके है। अगर मान लीजिए अनुराग जी को बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है वहां के अल्पसंख्यकों के लिए, तो उनको ये कहना चाहिए कि भारत का संसद है वो एक प्रस्ताव पास करे और उसमें वहां के अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए एक प्रस्ताव पास करें।
मेरे ख्याल से वो ज्यादा होता। लेकिन आज की स्थिति में भारत सरकार वो प्रस्ताव पास नहीं करेगी, क्योंकि ये अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, और कल ही वहां पे जो अंतरिम सरकार बनी है, तो कल शाम को अंतरिम सरकार बनी है, तो उससे ज्यादा हम इस समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता। लेकिन अगर माननीय सांसद को सरोकार जाता है अल्पसंख्यकों के, तो उस तरह का कुछ प्रस्ताव जो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता था, तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अपोजिशन को आप अक्यूज कर रहे हैं, निर्णय अपोजिशन नहीं लेता है, निर्णय हमारी सरकार लेती है। हमारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पूर्णतः सक्रिय है और वहां की सरकार के टच में है, वहां के अधिकारियों के टच में है, और प्रयास कर रहे हैं कि किसी भारतीय को या किसी अल्पसंख्यक को कोई बहुत ज्यादा नुकसान न हो और मानव अधिकारों का उल्लंघन भी न हो। तो भारत की सरकार बहुत सक्रिय है, लेकिन मुझे नहीं मालूम अनुराग जी ने इस तरह का, जो माननीय सांसद हैं, इस तरह का क्यों ये अपोजिशन वर्सेज ट्रेजरी बेंच की झगड़ा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम इसका क्या इंटेंशन हो सकता है, क्योंकि निर्णय हमारी सरकार लेगी, अपोजिशन वहां नहीं जा सकता, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकता, वहां की सरकार के संपर्क में नहीं हो सकता अपोजिशन। लेकिन अगर सोशल मीडिया के वॉरियर हैं तो उनके बारे में तो कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वॉरियर हैं, वो बहुत सी बातें कह रहे हैं, बहुत सी बातों का कोई फैक्चुअल बेस नहीं होता है। लेकिन हमारी सरकार निश्चित रूप से सक्रिय है, और ये हमारे विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है, हमारा गृह मंत्री भी एक्टिव है। तो सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से कहीं कोई चूक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अनुराग ठाकुर साहब माननीय सांसद हैं, उनका सरोकार है, तो निश्चित रूप से उनको एक्टिव होना चाहिए और सदन में प्रस्ताव लाने के लिए अपनी तरफ से रखना चाहिए प्रस्ताव। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। प्रदीप भटनागर जी क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदुस्तानी को, जो अपना तो अपने धर्म का, ना अपने देश का, ना अपने कौम। बड़ी लज्जा आ रही है मुझे कि इनके साथ जाते हैं। तो जो झंडा है क्या कहता है, ये भगवा, ये मेरे धर्म का है और मेरा धर्म सिखाता है मुझे। प्रदीप भटनागर जी, इस झंडे को सारे लोग सलाम करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। प्यार सर, मैं बता रहा हूँ, मैं प्यार, ये प्यार सफेद मतलब दोस्ती, प्यार। और ये हरित का, हरित हरा, हरे का प्रतीक, हरा मतलब हरा देश में, हरा भरा देश है। मगर ये जो कांग्रेसी जैसे लोग क्या चाहते हैं आप, ये सभी जानते हैं इस बात को। वही आ रहा हूँ सर, वही आ रहा हूँ। ये कांग्रेसी जैसे लोग इस कलर को खत्म करना चाहते हैं, इसको कलर को खत्म करना चाहते हैं, जब प्यार ना रहे। कभी सीए के विरोध में लड़ाई लड़वाते हैं, कभी ये देश में बोलते हैं कि देश का लोकतांत्रिक खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलित खतरे में है। इनको देश लड़वाने के लिए जाति का जनगणना करानी है, हिंदुओं का बंटवारा करने के लिए सीए के विरोध कराना है, कि मुस्लिम समुदाय को बोल के ये जो सरकार आई है ये हिंदुओं की सरकार है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। मगर हम हमेशा बात करते हैं भाईचारे की, 140 करोड़ जनता की। आज जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, आज वो कहाँ है जो हिंदुओं को गंगा जमुनी तहजीब सिखाते हैं? बांग्लादेश को नहीं सिखाएंगे, फिलिस्तीन को तो सारे सिखा रहे थे। फिलिस्तीन के लिए तो पेप्सी छोड़ दी, कोका कोला पीना छोड़ दी इन्होंने। बांग्लादेश के लिए क्या? देखिए कितने निर्लज है ये कौम। हमने इन्हें बांग्लादेश को दी, हमने एम्बुलेंस दी, वहां तिरंगे झंडे पे डंडा मार रहे हैं, थूक रहे हैं उनपे। जो गिफ्ट में दी वो भीख में दी गरीबों को, इनको जिसके टैक्स के पैसे, भारत के टैक्स के पैसे दी, 140 करोड़ जनता के टैक्स के पैसे के लिए हमने गिफ्ट करा। सिला क्या मिला हमारे को? सिला ये मिला कि हमारे तिरंगे को अपमान किया जा रहा है। यहाँ आज ये प्रधानमंत्री के साथ खड़े, जिन्हें कहते हैं झूठा, ये देश को बर्बाद कर दिया। क्योंकि ये विपक्ष जो है, प्रदीप भटनागर जी, सरकार तो आपकी है, विपक्ष को क्यों कह रहे हैं आप? सरकार 10 साल से आपकी चल रही है, सहयोग आपने किया है। मुझे बोले तो दो, मैं तो आज वो सिखा रहा हूँ जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, मैं तो वो बोल रहा हूँ। उसमें लॉजिक भी तो हो ना। मैं लॉजिक ही बोल रहा हूँ। आज ये कांग्रेस के मुंह से इतनी मिठास सरकार के लिए क्यों निकल रही है? आज विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे खड़ा है बिना आवाज के, गूंगा बन के? मैं ये रहा हूँ, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब ले लीजिए, सर मैं बात करता ही ना, एक मिनट सर, बहुत लंबा बुलवाया आपने कांग्रेस से, आप मेरी काटिए मत काटिए। आप कहो तो मैं 1 सेकंड बोल के चुप हो जाऊंगा। चलिए बोलिए, आप बहुत ठीक है, बोलिए।
आज आज जो हिंदू बांग्लादेश में है, आज पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा और घर घर गली गली उतरना पड़ेगा बांग्लादेश के विरोध के अंदर। कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट, क्या कह रहे थे ये कि वहां जो मकान जलाए गए हैं वो मुस्लिम समुदाय के जलाएंगे। अरे झूठे कहीं की, कांग्रेस हमेशा झूठ बोल के 99 पे आगे रुकी। वहां सरकारी संस्थान और उस चैनल को चला दिया गया जिस चैनल ने उस प्रधानमंत्री को दिखाया था। उस 5 स्टार होटल को जला दिया गया जहां पे 24 हिंदू अंदर थे और उन्हें नीचे से फूंक दिया गया। उन पुलिस वालों की हत्या कर दी गई जो हिंदू थे। उन दुकानों को जलाया गया जिसमें हिंदू रहते थे, कॉलोनियां जला दी गई। इनके मुंह में छाले नहीं पड़ रहे झूठ बोलते हुए। यहाँ पे जरा निर्लजता ऐसी वोट बैंक के लिए कि आज आवाज नहीं निकल रही इनकी। अरे जो देश में, हमारे देश में जो मुसलमान रहते हैं वो भी हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं और हमारे साथ खेल कूद के बड़े हुए हैं। मगर एक की आवाज नहीं आई आज भारत के एक मुसलमान की कि जो बांग्लादेश में हो रहा है गलत हो रहा है। आज सारे सो गए बुद्धिजीवी, कहां चले गए आज? पहले तो आवाज सबकी आती थी, चाहे शबाना आजमी हो, चाहे उनके पतिदेव हो, चाहे आमिर खान हो। यहां मुस्लिम परेशान है, आज कोई नहीं बोलेगा, आज किसी की आवाज नहीं आएगी। इस देश के हिंदुओं को जगना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये मजबूरी बन गई है बांग्लादेश को दिखा के, आज जो बांग्लादेश में हुआ है। ठीक है, हम तो उम्मीद करते हैं जो हमारे भाई हिंदू वहां रह रहे हैं उनके साथ प्यार और सद्भावना वाली बात होगी। मगर बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम समुदाय या मुसलमान हैं उन्होंने जता दिया कि हम आपके भाई नहीं हैं, हम काफिर हैं, ये जता दिया। और हमने अपने हिंदुओं ने 100 करोड़ हिंदू जो टैक्स देते हैं, जो सबसे ज्यादा व्यापार में, उनके पैसे से ही वहां पे एम्बुलेंस और बहुत सहायता पहुंचती है। उन्होंने तो उनका भी एहसान नहीं समझा। ठीक है, ठीक है, मुसलमान ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, यही बात सरकार बोल देती, यही बात सरकार कोई मंत्री बोल देता तो शायद वो ज्यादा सुनी जाती। अरे सर, वहां का मुसलमान मुसलमानों का नहीं हुआ। जिसने देश आजाद कराया बांग्लादेश, उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसके परिवार को बाहर निकाल दिया। समझिए ना, इस कौम को देखिए। इससे अच्छा तो अफगानिस्तान है। कम से कम अफगानिस्तान ने हिंदुओं को, अंग्रेजों को, जितने भी क्रिश्चियन हैं उनको निकाला, हत्या तो नहीं करी, उन्हें जाने तो दिया। केवल सिर्फ 2 हिंदू मारे गए थे और वो भी 2 सिख भाई मेरे अफगानिस्तान में मर गए थे ब्लास्ट में। तो इनसे अच्छा तो वो मुस्लिम अच्छे हैं अफगानिस्तान के। आज भाई भी तो समझते हैं, तो सीख की बात है और पूरे देश को सीख लेनी चाहिए। ठीक है, कि आपके चारों क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी बात आ गई प्रदीप जी, आगे ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आपने सुन लिया। सवाल यहां पर यह है कि आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम राजनीति में इतने विकट घुस गए हैं, जो है आपको वोट बैंक से आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आप लोग जो है अल्पसंख्यक मामलों में आपको लगता है कि वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप लोग बड़े बड़े मुद्दों पर भी जो है चुप्पी साध लेते हैं और सरकार पर डालकर अपनी जिम्मेदारी पल्ला झाड़ लेते हैं। कहीं कांग्रेस ने कभी चुप्पी नहीं साधा। भाजपा को इस देश का इतिहास भी नहीं पता है। आप पीछे थोड़ा सा लौटे, यही पड़ोसी देश हमारा श्रीलंका था। लिगटे ने वहां पे जो हालात पैदा कर दिए थे, हमारी संप्रभुता को आंच आ रही थी। उस समय मैं सलाम करूंगा इस देश के जाबाज प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने बिना क्षण गंवाए शांति सेना के नाम पर भारत की सेना को भेजा और अमेरिका के मंसूबे को ध्वस्त किया। उसकी कीमत राजीव जी को अपनी शहादत से चुकानी पड़ी। भाजपा में एक नाम है कोई जो बता दे कि उसके यहाँ कोई चीटी मरी हुई है। शर्म इनको आनी चाहिए कि दिल्ली में 700 किसान शहीद हो गए और आपने किसानों को आतंकवादी कहा। आपने किसानों को आतंकवादी कहा। दिल्ली में किसान शहीद हुए और आपका प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री निवास में बैठा रहा, उसके मुंह में ताला लगा रहा। तब आपको नहीं याद आया कि किसान क्यों मारे जा रहे हैं? ज्ञान प्रकाश जी, थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सम्मान देख लीजिए, इनकी बदतमीजी देख लीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में लैंग्वेज देख लीजिए। आप राहुल गांधी कंबल में घुसे रहे। अपमानित करेंगे आप लीडर अपोजिशन को, जिस भाषा में चाहेंगे बोलेंगे तो आप उम्मीद करेंगे लीडर अपोजिशन भी तो अच्छा हो। प्रदीप जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए, आपका लीडर भी तो अच्छा हो, आपका लीडर भी तो अच्छा होना चाहिए। आप अपने लीडर नहीं देखेंगे, आप केवल दूसरों पर कीचड़ उछालेंगे। भ्रष्टाचारी नहीं है। देश के संदर्भ में जब आपकी सरकार को पूरा समर्थन दे दिया तो आपके जाबाज प्रधानमंत्री जी जो करना चाहे करें,
भारत की सरकार जो करना चाहे करे, कांग्रेस उसके साथ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा इंडिया गठबंधन इस समय सरकार के साथ। ठीक है, ठीक है, नीतिगत निर्णय सरकार ले सकती ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है अमिताभ कुमार जी, ठीक है, नहीं लिया करता। ठीक है अगर अमिताभ कुमार जी भी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमजोरी है। ठीक है, मैं ठीक है, स्पष्ट कर दूं, ठीक है कि आप अच्छा बांग्लादेश में भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हमारे लिए कश्मीर से कन्याकुमारी कौन कर रहा है? कौन करता है? आपने तो करा चुनाव में, और आपने चुनाव में करा, आपने मुस्लिम समुदाय को डराया, आपने हिंदू परिषद मुस्लिम समुदाय को आपने डराया कि लोकतंत्र खतरे में है। आपने सुनाया CNRC में डराया कांग्रेस ने, मंडल भेज दीजिए, कांग्रेस ने भ्रमित करा, झूठ बोला। बस यहाँ आपको केवल और बेचारे नेता विपक्ष दर्द हो रहा है। बेचारे 550 में से बेचारे 99 बैठा क्यों संसद में? 3 दिन पहले पार्लियामेंट को आपने स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया? पार्लियामेंट को चलने बच्चे बांग्लादेश के इतने खुश हैं, बेचारे 99 में खुश हो गए, 550 में से 99 में खुश हो गए। सामने आपकी जुबान नहीं खुलती। ठीक है ज्ञान प्रकाश जी, ठीक है, हजारों वर्ग किलोमीटर कब्जा है भारत की भूमि। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी मुद्दों पे जा रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी, प्रदीप भटनागर जी, ठीक है आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने शांत रहिए। राहुल गांधी देख के आए, राहुल गांधी ने कभी कारगिल 86 में नहीं देखा होगा। ज्ञान प्रकाश जी मुद्दों से भटक रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, दूसरे मुद्दों पर जा रहे हैं। अब सुन लीजिए अमिताभ कुमार जी, अमिताभ कुमार जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सरकार ने जो है स्टैंड दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष के तो अपनी जगह पे है, आप सरकार के स्टैंड से खुश हैं अमिताभ कुमार जी? भाई आप जब हो रही होती है ना, जब हम बहस कर रहे हैं, कोई गलत यहाँ पे बातें जो हैं उसको थोपने की कोशिश कर रहा है और हमने आपत्ति की है तो बताने का मौका दीजिए। हाँ तो दे रहे हैं आपको मौका, बोलिए। करोड़ी साहब कह रहे हैं कि वो राजनीतिक समस्या है, तो भैया राजनीतिक प्रतिद्वंदता में अचानक भीड़ जो है हिंदुओं को जलाने पे क्यों मुड़ जाती है? ये जो मीठे में जहर लपेट के खिलाना होता है ना समाज को, ये वो सब बातें हैं और यही कांग्रेस करती रही है इस देश में। कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती है, बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल मुसलमान 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 करती है। इस देश में अगर हिंदू नहीं होते तो बाकी कोई यहाँ बसता नहीं। यहाँ मुसलमान हो गए, पाकिस्तान चले जाइए, अफगानिस्तान चले जाइए, बाकी सबका निपटारा हो गया, कोई लोकतंत्र नहीं रहता वहां पे। अब बांग्लादेश की बारी है, बहुत जल्दी शरिया लागू होगा, 2-4 साल से ज्यादा नहीं लगने वाले, और ये लोग उसके बावजूद इस तरह के गलत आख्यान क्रिएट करते हैं और लोगों को ये जहर जो है गुड़ में लपेट के खिलाने पर लगे रहते हैं। ये चाहते क्या हैं? ये वही चाहते हैं जो अभी इनके नेताओं की बातचीत से सामने आ रहा था कि इस देश को भी गजवाए हिंद पूरा कैसे करना है, उसी पर लगे हैं। तो ये जो है ना, और इतिहास की बात कर रहे थे ज्ञान प्रकाश जी, अरे इतिहास तो आपने भाड़ के रख दिया। आपने धर्म के नाम पे इस देश को बांटा और धर्म के नाम पर ऐसे ऐसे कानून बना करके कैसे हिंदुओं को दबाया जाए, ये वक्फ बोर्ड कानून पे आज उल्टा बता रहे हैं। कैसा कानून बना दिया था, जिस चीज पे उंगली रख दे वो उसकी, और फैसला भी वही करेगा। और आज विरोध कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा। अरे मुसलमानों को जो चाहिए था सारा वक्फ दे दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुमने दिया, और आज फिर बंटवारा करने के लिए उनको मजबूत कर रहे हो। ये सब हरकतें जो हैं इनकी, इस देश को टुकड़े टुकड़े करके खत्म करने की है। अपने देश में अपनी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले और इस तरह की ऐतिहासिक गलत व्याख्या करके इस देश का सारा इतिहास खत्म करने वाले 4-4, 5-5 शिक्षा मंत्री मुसलमान बना के इन्होंने सारा हमारा जो। ठीक है अमिताभ जी, थोड़ा सा भटक रहे हैं, सरकार पर भी थोड़ा बोल दीजिए जरा, सरकार की भूमिका के बारे में बता दीजिए। हाँ तो सच्चाई मुंह से निकल रही है, बोलने दो सर। वो तो रोज निकलती है, लेकिन सरकार के बारे में तो बोलिए थोड़ा। सरकार ने सही स्टैंड लिया। सरकार से तो मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट कहे कि हिंदुओं के घरों को हमले बंद करो, और ये जो दिनाजपुर और इधर का उत्तरी हिस्सा जो है
अब उसको कब्जा में ले, वहां के हिंदुओं को वहां बसा के भारत में मिला ले। ये भारत का हिस्सा था और भारत में आना चाहिए। ये तो अमिताभ कुमार जी आप जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बातें करने लगे आज, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसा होता है क्या? इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो और ज्यादा टुकड़े करना चाहते हैं और उसी के लिए इंतजाम कर रहे हैं। वो जो दंगा विरोधी कानून आप ला रहे थे ना, कि दंगा होगा तो हिंदू ही दोषी होगा, कितनी बेशर्मी है। इतने साल सत्ता में रहे और इनको पता है। आप जानते हैं इस देश में संवेदनशील इलाके कौन से होते हैं? जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती है। अरे उनको सहज नागरिक बनाते, सबके साथ रहने के उनका प्रशिक्षण करते, अभ्यास कराते कि भैया इस देश में तुम इसलिए रुके हो कि यहाँ पे सब लोग साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन तुम उनको अनुचित लाभ दे दे करके उनका मन बढ़ा रहे हो और फिर वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम उनके लिए हमेशा काफिर रहेंगे, कत्ल करने योग, बलात्कार ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, जाने योग, आग लगाने योग। ठीक है अमिताभ जी, ठीक है, आपकी बात आ गई है, लेकिन आपने सरकार में कुछ नहीं कहा। ठीक है, समझते हैं तो आप खुद को भी खत्म कर रहे हैं और सबको तो खत्म करिए। ठीक है डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, जिस तरह से आपने सुना, सारी पार्टियों की बातें आपने सुनी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और आपने जो बातें रखी तथ्यों के आधार पर रखी हैं, उसमें कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है जो सियासत हो रही है वो बांग्लादेशी हिंदुओं के जो सेंटिमेंट को लेकर, जो भारत के हिंदू हैं उनके सेंटिमेंट को लेकर यहाँ की सियासत चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बार बार जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो भारत के हैं उनकी चिंता जाहिर करती हैं, लेकिन जो हिंदू अल्पसंख्यक है दूसरे देशों में उस पर नहीं करता है। तो बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं चिंता जाहिर करते हैं। ठीक है, वहाँ सरकार आप कहते हैं लाचार है, अभी वहाँ की सरकार जो है आज ही बनी है, बहुत संभाल नहीं पा रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमारी सरकार को संदेश देना चाहिए था कोई? देखिए, दो चीजें, हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ़िगरेशन हिंदुस्तान में है, जो बांग्लादेश में, दो अलग हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में है वो स्थिति हमारी आंतरिक स्थिति है, बांग्लादेश एक संप्रभु देश है। तो हमारी सरकार कितना कर सकती है, जितना एक दूसरे देश के साथ रिश्तों में किया जा सकता है उतना हमारी सरकार कर रही है। हम ये चाहें कि भारत वहां इंटरफेरेंस करके कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए तो किस तरह से बढ़ा सकता है आज की स्थिति में भारत? तो दूसरे देश से डील करने का एक तरीका होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो भारत सरकार बहुत एक्टिव है, वहां की सरकार के टच में है, प्रयास कर रहे हैं, बहुत एक्टिव तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है, और हमारा अपोजिशन भी मेरे ख्याल से सरकार के इरादों पे कोई संदेह व्यक्त नहीं कर रहा है। तो ऐसी समय जो आंतरिक मामला है अपोजिशन वर्सेस द रूलिंग पार्टी, वो हमारे देश के अंदर का मामला है। बांग्लादेश को लेके मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन कहीं सरकार की जो नीति है उसके अगेंस्ट में कुछ कह रहा है या सरकार जो कर रही है उसका समर्थन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो हमारी सरकार जो कर रही है उसका हमें पूरा भरोसा है, सही करेगी और स्थिति नियंत्रण में हो जाएगी। क्योंकि देखिए स्थिति बांग्लादेश में है वो मुस्लिम मेजोरिटी है, हमारे यहाँ हिंदू मेजोरिटी है। तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन बांग्लादेश की दूसरे देशों में एम्बेसी है, उनपे भी तोड़फोड़ की गई है। अमेरिका में बांग्लादेश की एम्बेसी में तोड़फोड़ की है, लेकिन वहां वो हिंदू नहीं थे, बांग्लादेशी मुस्लिम थे। तो ये एक तरह का अलग तरीके का संकट है। वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हो रहे उस तरीके से जैसे हम उसको डिपिक्ट करना चाहते हैं। हाँ, हिंदुओं को विक्टिमाइज किया जा रहा है। भीड़ में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जैसे जमाते इस्लामी हैं, ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, उन्हीं ग्रुप की तो बात हो रही है। डॉक्टर करोड़ी जी, नहीं कह सकते उन्हीं ग्रुप की तो बात हो रही है, उनको संदेश नहीं गया अभी तक। हिंदू विरोधी है तो पूरे आवाम को हम टारगेट नहीं करें। इस तरह के एलिमेंट हर देश में होते हैं, हर समाज में होते हैं, तो उनको नियंत्रण किया जाना चाहिए। और अब जब सरकार स्टेबलाइज होगी तो निश्चित रूप से नियंत्रण करेगी। बांग्लादेश की पुलिस है, मिलिट्री है, और हमारी सरकार भी इस तरह के स्टेज लेगी कि बांग्लादेश की सरकार पे कुछ दबाव बनाए, प्रेशर डाले, कन्विंस करे कि भाई इस तरह के अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति की स्थापना हो जाएगी। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जितने नजदीक के रिश्ते हैं, भारत के सहयोग के बिना बांग्लादेश के लिए सर्वाइवल मुश्किल है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल सीमाएं लगती हैं,
भारत की और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश की संस्कृति एक जैसी है। भारत और बांग्लादेश की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि सुरक्षा भी अगर बांग्लादेश सुरक्षित रहता है तो भारत को साथ लेना पड़ेगा, और अगर भारत की सुरक्षा की चिंता है तो बांग्लादेश भारत के साथ रहना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम बांग्लादेश को दूसरे अलग तरीके से एक दुश्मन कंट्री के रूप में नहीं देख सकते। तो हमारी सरकार की जो नीति है और सरकार जो प्रयास कर रही है, मेरे ख्याल से सही दिशा में प्रयास हो रहे हैं, और बांग्लादेश में जो नॉर्मलसी आएगी उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, और बांग्लादेश और भारत के जो नई सरकार आई है उसमें भी वैसे ही अच्छे रिश्ते होंगे जैसे हसीना के टाइम में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते थे। ठीक है डॉक्टर साहब, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार तो समझती है। देखिए अपोजिशन में रह के डॉक्टर समय कम बचा है, आपकी बात आ गई है। ठीक है बीएनपी और कुछ दलों ने पहले इंडिया आउट का स्लोगन दिया था बांग्लादेश में, ऐसा मालदीव में भी हुआ, लेकिन आज वही मालदीव वेलकम इंडिया की बात कर रहा है। तो जो भी अगर चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नई मजबूत सरकार बनेगी, वो निश्चित रूप से भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी। ठीक है, और भारत सरकार की बात भी मानेगी। जी ठीक है, प्रदीप भटनागर जी 30 सेकंड में बोलिए। भारत ने सदैव अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और एक बड़े भाई की तरह कर्तव्य निभाया है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो। मगर बदले में हमें क्या मिला वो आज सामने है। हम तो निवेदन करते हैं बांग्लादेश के नागरिकों से, जो हिंदू रह रहे हैं वो भी आपके देश के नागरिक है, उनके साथ आप ऐसा व्यवहार ना करें। हमारे देश में भी आपके बांग्लादेश के बहुत लोग रहते हैं और उन्हें हम भाईचारे से और प्यार से रखते हैं। तो निवेदन मेरा यही है, जो आपके यहाँ रह रहे हैं हिंदू, उनके साथ भी आप सभ्यता और प्यार से उन्हें रहिए, उनके परिवारों का ध्यान। ज्ञान प्रकाश जी 30 सेकंड बोलिए। देखिए मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार नजर रखे हुए है। कहीं से भी विपक्ष भारत सरकार से इत्तेफाकी नहीं रख रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, उसका सारा दारोमदार सरकार पर होता है। सरकार चाहे जिसकी हो, हमारी हो या उनकी हो, किसी की हो। तो जब पूरे पोजीशन ने ये कह रखा है, कोई अखबारी स्टेटमेंट नहीं है बांग्लादेश के मुद्दे पर विपक्ष का, कहीं मीडिया से कोई बातचीत नहीं, इसीलिए नहीं हो रही है। ठीक है, भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है, ठीक है, बांग्लादेश के बहाने हिंदू मुस्लिम राजनीति जो है चरम पर है और अपने अपने दावे हैं, वोट बैंक की राजनीति है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।